हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.4 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में से एक क्वेश्चन हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम में आपके डेफिनेटली आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ पर कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए और क्रमागत होने चाहिए, यानी कि क्रम से आने वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूं विषम धनात्मक पूर्णांक की, तो एक जो है एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। एक के जस्ट बाद अगर कोई दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक हमको देखना होगा, तो एक के बाद हमको दूसरा कौन मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 2। ठीक है, 2 का गैप होगा, यानी कि अगर इसमें मैं 2 जोड़ता हूं तब जाके मुझे अगला विषम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया है? ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो देखिए ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक तो हम मान लेते हैं, यहां पर माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक है 2, तो 2 में एक तो हम मान लेते हैं x। ठीक है, पहला x जो है वो पहला पूर्णांक हुआ, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 2, क्योंकि देखिए एक था, एक में अगला धनात्मक पूर्णांक लाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आएगा? x प्लस 2 आएगा, जो कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये तो हमने मान लिए, जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो हमने मान लिए। अब सवाल में बोला गया है कि जिनके वर्गों का योग, तो इनका वर्गों का योग करना है, इसका भी वर्ग और इसका वर्ग करके योग करना है। तो प्रश्नानुसार x का वर्ग कर दिया और x प्लस 2 का भी वर्ग कर दिया, और इन दोनों को फिर हमने क्या करा है? जोड़ दिया है। तो वो वर्ग का योग 290 के बराबर होना चाहिए, तो ये आ जाता है 290 के बराबर। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? समीकरण बनेगी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में बताया गया 2 क्रमागत धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक, तो पहला विषम धनात्मक अगर हम x मानते हैं तो दूसरा विषम धनात्मक x प्लस 2 प्राप्त होगा। ठीक, फिर बताया गया है कि जिनके वर्गों का, यानी कि इन दोनों के वर्ग करें, तो दोनों का वर्ग करा, उनका योग करा। ठीक है, तो कितना प्राप्त होना चाहिए? 290। तो ये हमारी पूरी एक समीकरण बन गई। अब इसको हल करते हैं तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab पहले लिख देते हैं, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 और 2 4 और x, तो ये हो जाएगा 4x, और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। ठीक है, अब इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस का 290 हो जाएगा, बराबर में कौन बचेगा? 0। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम 290 को इधर लेके आए हैं। अब देखिए ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर, प्लस में कौन है? 4x है, और ये 290 में से 4 जो है घट जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 286। ठीक है, अब और इसको हल कर सकते हैं हम। ठीक है, और छोटी हो सकती है ये समीकरण, 2 का भाग लगा दे पूरी समीकरण में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 143 बराबर 0। कैसे हुआ ये? 2 का भाग देने पर। ठीक है, ये देखिए 2 का भाग लगाने पर हमको ये समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। द्विघात समीकरण आप या तो श्रीधर आचार्य विधि से हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है, तो देखिए बीच में क्या है? 2 है, और फर्स्ट और लास्ट के गुणांकों का गुणा करें तो 143 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 है। ठीक है, तो 13 में से 2 जाते हैं, 13 में से 11 जाते हैं तो 2 बचते हैं, और 13 और 11 का गुणा करते हैं तो 143 आ जाता है। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे?
13 माइनस 11। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर में 0। देखिए 13x में से 11x चले जाएंगे तो कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे, और 13 और 11 का गुणा कर लेंगे तो 143 आ जाएगा। तो देखिए अब ये x कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 13 बच जाएगा। यहाँ से माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x प्लस 13 यहाँ पे भी आ जाएगा, बराबर में कौन आ जाएगा, 0। इसके बाद फिर ये हो जाएगा x प्लस 13 और ये हो जाएगा x माइनस 11 बराबर में 0। अब दोनों को अलग अलग हम रख लेते हैं 0 के बराबर। तो x माइनस 11 बराबर 0 तथा x प्लस 13 बराबर 0। देखिए यहां से तो हमको प्राप्त होता है x बराबर 11 प्लस का, और यहां से हमको प्राप्त होगा x बराबर माइनस का 13। ये देखिए x बराबर माइनस का 13। अब माइनस का जो 13 है हमको विषम धनात्मक पूर्णांक तो बोला है, धनात्मक पूर्णांक बोला है, ऋणात्मक प्राप्त हो गया ये तो ये जो है हम ऋणात्मक मान छोड़ देंगे। तो देखिए ऋणात्मक मान छोड़ देते हैं, यानी कि x बराबर माइनस का 13 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक की बात बोली गई है। तो x का मान कितना आएगा अपने पास, x बराबर 11। तो ये तो हमारा पहला पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, ये तो हो गया पहला पूर्णांक। ठीक है, दूसरा पूर्णांक क्या था हमारे पास, x प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा दूसरा पूर्णांक। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सवाल हल हमको करने होंगे। और इसी टाइप से हम देखिए गुणनखंड विधि से हमने इसको सॉल्व कर लिया, आप चाहे तो श्रीधराचार्य विधि से भी हल कर सकते हैं। दोनों ही विधियां अच्छी हैं, दोनों ही विधि का प्रयोग करके आप जल्दी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं, वो धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं, चाहे वो सम हो चाहे विषम। उनके वर्गों का जो अंतर है वो 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का अगर वर्ग करें तो बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाती है। तो दोनों संख्याएं जो है वो हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना कि अब देखिए छोटी और बड़ी दो तरह की संख्या है, तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, देखिए अभी हम इसको y मान रहे हैं, लेकिन हमको एक ही चर में समीकरण बनानी, क्योंकि हम द्विघात समीकरण जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण जो पढ़ रहे हैं उसमें एक ही प्रकार के चर पढ़े हमने, तो दूसरा चर होना नहीं चाहिए। ठीक, तो कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर देंगे बाद में जब हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमने मान ली x, छोटी संख्या हमने मान ली y। अब क्या दिया हुआ है सवाल में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। वर्ग का अंतर तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटेगा तभी 45 बच सकता है। ठीक है, अगर हमको धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है तो बड़ी संख्या के वर्ग में से ही छोटी संख्या का वर्ग घटाना होगा। तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगी, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, जहां पर x स्क्वायर तो बड़ी संख्या का वर्ग है और y स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग हो गया, और घटाव करने के बाद हमको क्या प्राप्त हो रहा है 45। तो ये जो है हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और चीज बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि इसका वर्ग, ठीक है, y का स्क्वायर पुनः y का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी कि इसके 4 गुना के बराबर है। तो बराबर होगा 4x। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। और देखिए ये y स्क्वायर का जो मान है ये हम समीकरण 1 में रख दें। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में हम मान रखते हैं तो ये जो समीकरण है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस का 4x, और इस 45 को हम इधर भेज दें
चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये बराबर 45। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका पक्षांतरण इधर कर देते हैं तो समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 45 बराबर में 0। ठीक है, अब ये द्विघाती समीकरण का रूप बन गया है। फिर से गुणनखंड विधि लगाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 45 और 1 गुणा हो जाएगा 45, एकम 45, और यहाँ पर है 4, तो 4 के ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो अगर मैं 9 का 5 से गुणा करूं, 9 पंजे 45 होता है, और 9 में से 5 घटा दे तो 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे टुकड़े हमारे इस प्रकार से हो जाएंगे, माइनस का 9x और प्लस का 5x, माइनस का 9x, ठीक है, और प्लस का 5x, तो प्लस और माइनस होने से घटाव हो जाएगी। 9x में से 5x चले जाएंगे तो माइनस के 4x बच जाएंगे। ठीक है, और पीछे क्या है, माइनस का 45 बराबर में क्या है, 0। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहां से कॉमन आ जाएगा केवल x, तो बचेगा क्या, x माइनस 9। यहां से कॉमन आ जाएगा 5, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, x माइनस 9 बराबर में 0। अब x माइनस 9 हो गया, तो x माइनस 9 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा प्लस का 5, तो आ जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, फिर से अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो x माइनस 9 बराबर 0 तथा x प्लस 5 बराबर 0। यहां से तो हमको x बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा, और इधर से x बराबर माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ऋणात्मक मान हमको यहाँ पर छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा, तो देखें समीकरण 2 में अगर मैं ऋणात्मक मान रखता हूँ, x का मान अगर मैं यहाँ पर माइनस का 5 रखता हूँ, तो ये जो गुणा होकर बनेगा माइनस का 20, और किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए ऋणात्मक मान छोड़ दिया जाएगा। तो हम कौन सा मान लेंगे, x बराबर 9 लेंगे। तो ऋणात्मक मान हम छोड़ देते हैं। अब समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 2 क्या है कि y स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स, तो x की जगह हम रख देते हैं 9, तो ये हो जाता है 36, और 36 जो है वो वर्ग होगा किसका, 6 का। तो अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 36। अब यहाँ से हमको मान प्राप्त हो जाएगा y का कितना, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर, इसलिए हमारी x तो क्या थी, बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 9, छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 6। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल हल हो जाता है, और इसी प्रकार से गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आपको इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको हल करना होगा। और ये जो सवाल हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप 2 या 3 बार अच्छे से कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। 16 के 2 टुकड़े करने। ठीक है, 16 के 2 टुकड़े कुछ भी हो सकते हैं, 10 6, 11 5, 12 4, ठीक है, 13 3, कुछ भी 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े, लेकिन बराबर नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे बोला है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो एक भाग बड़ा होना चाहिए, एक भाग छोटा होना चाहिए। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो यहां पर हम 2 टुकड़े मान लेते हैं। माना कि बड़ा भाग बराबर x है। जब बड़ा भाग x है तो छोटा भाग क्या होगा, छोटा भाग हो जाएगा 16 माइनस x। अब देखिए मान लीजिए कि अगर मैं ये बड़ा भाग मान लेता हूं 10, तो इस 10 को 16 में से घटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो भाग दूसरा प्राप्त होगा वो छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि 16 में से मैंने 10 घटा दिया तो 6 प्राप्त हो सकता है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमको मानना है। बड़ा भाग हमने मान लिया है x, और छोटा भाग हो जाएगा 16 माइनस x। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। बड़े भाग का वर्ग करते हैं, उसका पहले 2 गुना करते हैं। तो प्रश्नानुसार बड़े भाग का वर्ग यानी कि
एक्स स्क्वायर, उसका 2 गुना, तो आगे 2 का गुणा कर लेते हैं, तो क्या बन गया 2x²। बड़े भाग का वर्ग, तो वर्ग करा और उसका 2 गुना कर लिया। छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग क्या है 16 - x है, उसके वर्ग से 164 अधिक है। कौन अधिक है, बड़ा भाग। यानी कि इसमें से अगर मैं इसका वर्ग घटाऊं तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 164 प्राप्त होना चाहिए। तो माइनस में क्या आ जाएगा 16 - x का वर्ग बराबर में 164। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो ये बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना कर लिया। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी कि छोटे भाग का वर्ग अगर बड़े भाग के वर्ग के 2 गुना में से घटाएंगे तो प्राप्त कितना होगा 164 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो 2x² तो एज इट इज रहेगा, माइनस को भी एज इट इज रखते हैं। कोष्टक में ही आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए 16 का जो गुणा होगा वो हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, a² + b² तो ये x² हो गया, -2ab तो -2 × a, 2 × 16 कितना हो जाएगा 32, और x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 32x बराबर में कौन है 164, जिसको हम पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाएंगे। तो चलिए अब माइनस का गुणा करने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 2x² माइनस का 256 माइनस का x², ये हो गया प्लस का 32x, और 164 जब इधर पक्षांतरण होके आया तो ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए x² वाला पद यहाँ है और यहाँ है, एक तो प्लस का है एक माइनस का है, तो घटाव हो जाएगी। तो 2x² में से एक x² चला जाएगा तो x² बच जाएगा केवल, प्लस का 32x, तो ये प्लस 32x लिख देते हैं हम। अब ये दोनों माइनस के ही हैं तो आपस में जोड़ हो जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो जोड़ कर लेते हैं। देखिए 200 और यहाँ पर है 100, कितना हो गया 350, और यहाँ है 60, कितना हो गया 110, तो 300 और 110 हो गया 410, और ये 6 और 4 10 और मिल जाएंगे तो 420 ये टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो जाती है द्विघाती समीकरण। तो अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में तो 1 है, लास्ट में 420 है, तो गुणा हमारा हो रहा है 420, और बीच में है 32। 32 को तोड़ना है इस प्रकार से कि जोड़ या घटाव करने पर 32 ही आए, गुणा करने पर 420 आए। तो अगर मैं इस 32 को 42 - 10 लिखता हूँ, 42 में से 10 माइनस हो जाएंगी तो 32 बच जाएगा। ठीक है, 42 - 10 यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, यहाँ भी x लिख देता हूँ। तो देखिए 42 - 10 32x, और 42 और 10 का गुणा कर लीजिए 420 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टुकड़े हो जाएंगे, पीछे लिख देते हैं 420, आगे लिख देते हैं x², ये प्लस का बराबर में 0। ठीक है, प्लस का इसको क्यों रखा है, क्योंकि प्लस का 32x चाहिए हमको। ठीक है, तो बड़ा हमेशा वही चिन्ह का होना चाहिए जो आंसर लाना है। ठीक, अब कॉमन यहां से लेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा x कॉमन, तो बचेगा x + 42। यहां से कॉमन लेता हूं मैं 10 माइनस का, तो यहां से बचेगा x, और यहां पर प्लस का 42 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x + 42 x + 42 कॉमन निकालते हैं तो इस तरफ से तो x बच जाता है, इस तरफ से माइनस का 10 बच जाता है, तो ये हो जाएगा x - 10 बराबर में 0। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, x + 42 बराबर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा x बराबर -42। और जब इस तरफ करते हैं हम x - 10 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या प्राप्त हो जाता है हमको प्लस का 10। अब देखिए 42 तो ऋणात्मक मान है, और 42 मान हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास बड़ा भाग है x। अगर मैं बड़ा भाग x मानता हूं तो हमने यहाँ पर घटाव भी करनी है। ठीक है,
-42 यहाँ रखूंगा तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए जो है 42 ना होकर हमारा आंसर 10 ही आएगा। तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x बराबर 10 हमको प्राप्त हुआ है, तो हम मान लेते हैं x बराबर 10 यानी कि बड़ा भाग क्या हो गया, इसलिए बड़ा भाग हो जाएगा हमारे पास में 10। तो छोटा भाग क्या आएगा, छोटा भाग था क्या, 16 माइनस x था, तो 16 में से इस x को घटा दें यानी कि 10 को घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6। यानी कि बड़ा भाग हमारे पास 10 है, छोटा भाग 6 है, यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 3.4 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे, जो कि हाफ ईयरली और ईयरली दोनों ही एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।